इन दिनों आप में से कई लोगों की नजर अपनी गाड़ी के माइलेज पर रहती होगी। कई पहले से कहीं कम तो नहीं हो गई, पेट्रोल की खपत कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही है। चाहे किसी भी वजह से गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही होगी तो तुरंत एथेनॉल को दोष देना शुरू कर देते होंगे। आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं, उल्टे गाड़ी की माइलेज घट गई। तो आखिर सरकार ये सब कर क्यों रही है? क्यों 20% एथेनॉल मिलाने पर, पेट्रोल बेचने पर सरकार आमादा है? तो किसी को इसमें राजनीति नजर आती है तो किसी को इसमें घोटाला। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि इससे एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है, यानी कच्चे तेल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होती है। और इस वजह से पिछले 12 साल में 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का इंपोर्ट कम हुआ है। और इस वजह से सरकार का दावा है कि 1,97,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हो चुकी है। सरकार का यह भी दावा है कि इससे 1,66,000 करोड़ रुपए किसानों को सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर आपके पास कार है तो आपको क्या मिला? आपके पास बाइक है तो आपको क्या मिला? आज आवाज अड्डा में एथेनॉल से जुड़े ऐसे हर सवाल का जवाब आपको देंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राव और हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला, एथेनॉल एक्सपर्ट अविनाश वर्मा कुछ देर में जुड़ेंगे और ऑटो एक्सपर्ट और निसान के पूर्व एमडी अरुण मल्होत्रा साहब जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा शाहजाद पूनावाला साहब आपके पास। आपको ये पता ही होगा कि भारत में जितनी भी कारें बिकती हैं उसमें से 80 से 90% कारें फाइनेंस होती हैं, यानी लोन लेके लोग कार खरीदते हैं। किसी को शौक होता है, किसी को ज़रूरत होती है, कई बार लोगों की क्षमता भी नहीं होती है। और कार खरीदने के बाद जब पता चलता है कि सरकार की पॉलिसी ऐसी आ गई है क्योंकि कार की माइलेज घट जाएगी, सरकार की पॉलिसी ऐसी आ गई है क्योंकि कार के इंजन में खराबी आ सकती है, कितना दुख होता होगा? आपको भी होता है कि इंसान के नाते? बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कि जब कोई निर्णय सरकार लेती है तो सरकार अचानक से या बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेती है। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर्स है, पेट्रोल पंप डीलर्स है और कॉमन सिटीजन्स है, उनकी एक व्यापक चर्चा करने के बाद ही एक निर्णय लिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एथेनॉल की पॉलिसी मोदी जी आए उसके बाद नहीं है। एथेनॉल की पॉलिसी, एथेनॉल ब्लेंडिंग करना है, दुनिया में तो 100 साल से ये अभियान चल रहा है। ब्राज़ील जैसे देशों में 50 साल से चल रहा है, भारत जैसे देशों में 30 वर्षों से चल रहा है। हाँ, कुछ सरकारें थी, उनका लक्ष्य बड़ा था, परंतु क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन ही नहीं होता था भारत में, तो उन्होंने उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया। हमारी सरकार जब आई तो हमने इसको सीरियसली लिया, एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाया और धीरे धीरे करते करते अब पिछले 3-3.5 साल से हम लोग E10 के ऊपर जा रहे हैं, E15 पे जा रहे हैं, E19 पे जा रहे हैं, E20 पे जा रहे हैं। हर समय पर हम अनाउंस करते हैं, ऐसा नहीं है कि चोरी छिपे करते हैं। अब जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, 2023 के बाद तो E20 कंप्लायंट सारी गाड़ी बन रही है, और जो 2023 से पहले की गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियों के भी विषय में ARAI की अनेकों रिपोर्ट्स है, जिसमें से एक रिपोर्ट है भाव से तिप से। E20 का टेस्ट किया गया अलग अलग मटेरियल्स पर, कंपोनेंट्स पर, रबर मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, उसमें पाया गया कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट एथेनॉल के यूज से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि कंबस्टन क्लीनर होता है तो कार्बन जो एमिशन है वो कम होता है, कार्बन डिपॉजिट्स क्लीन होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। एथेनॉल हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, तो जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन में जाता है तो कूलर टेम्परेचर पे जाता है, तो इंजन की गर्मी होती है। तो ये सारे पैमाने भी है। और फिर मारुति हो या होंडा हो या बहुत सारी कंपनीज हो, उन्होंने पिछले 2-3 वर्षों से अपनी गाड़ीज जो सर्विसिंग के आती है उसमें भी देखा, 2.5 करोड़ गाड़ियां मारुति में आई सर्विसिंग को, उसमें 1.5 करोड़ गाड़ियां E10 या E20 कंप्लायंट, मतलब E20 कंप्लायंट नहीं थी, उससे पहले की थी। उसमें पाया गया कि 5 या 10 केस भी नहीं होंगे जिसमें कि इंजन में करोजन आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ियां जो है इसमें कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट E20 का नहीं आ रहा है। तो मुझे बताइए कि अब ये निर्णय के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? इस पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि जब हम लोग सब्सटीट्यूट क्रूड ऑयल को करते हैं E20 से, इथेनॉल से, तो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट घटता है। हमने लगभग 300 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम किया, वो 1.9 लाख करोड़ हमारा बचा। उसमें से 1.6 लाख करोड़ मेज के, शुगर के, इनके राइस के किसानों को गया।
तो क्या आज फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए, हमारी एनर्जी ऑटोनॉमी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, किसानों को एक एडिशनल इनकम देने के लिए, जो चीज़ मिडिल क्लास को या गाड़ी ओनर्स को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, उसमें हमको कदम बढ़ाना नहीं चाहिए। और जहां तक माइलेज ड्रॉप की बात है, तो अभी मैं 2 केस देना चाहता हूं। हालांकि मैं तहसीन को तो एक अलग कैटेगरी में रखता हूं, क्योंकि उनके और उनके जो ग्रुप है उनके एक कंसर्न्स है, वो कंसर्न्स को हम सॉल्व कर सकते हैं या उस पर बातचीत कर सकते हैं। पर अभी एक यूट्यूबर आया, उसने बोला मेरी मर्सिडीज, एक पर्टिकुलर वैरायटी की मर्सिडीज जो है 17 किलोमीटर पर लीटर से घर के उसका माइलेज 5 किलोमीटर पर लीटर हो गया। बताया गया मर्सिडीज के द्वारा कि 2020 से ही ये E20 कंप्लाइंट व्हीकल है, तो इतना माइलेज तो गिर ही नहीं सकता। एक दूसरे है मनीष कश्यप यूट्यूबर, वो बोलते हैं कि भाई मेरे हाई क्रॉस में जो है वो E20 से खराब हो गई मेरी गाड़ी। पता चला कि पानी गया था उनके इंजन में, पानी तो डालना अलाउड नहीं होता। फिर टोयोटा ने उन्हीं पे केस किया क्योंकि वो E20 कंप्लाइंट गाड़ी थी। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे हम लोग ये पेट्रोल और इथेनॉल के ब्लेंडिंग पे तहसीन को सवाल है, तहसीन अपने मूवमेंट में ऐसे लोगों की ब्लेंडिंग ना कराए जो लोग जो है उन्हीं के मूवमेंट को इस प्रकार से कमजोर कर रहे हैं। तो तहसीन बिल्कुल आपने सही कहा। तहसीन हमारे साथ में है, उनसे मैं पूछ ही लेता हूं। ये चूंकि लगातार एथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ, या फिर कहें कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग तुरंत लागू करने के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं। तहसीन, क्या आप उन लोगों के आधार मानकर मुहिम चला रहे हैं जो, जैसा कि कह रहे हैं शाहजाद की तथाकथित तौर पे गाड़ी में पेट्रोल पानी मिला देते हैं, कई लोग फर्जी वीडियो डालते हैं, उन लोगों को आधार बना के आपने पूरी मुहिम छेड़ रखी है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को रोका जाए? थैंक यू। में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले सर मैं 2 या 3 चीज़ इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हम एथेनॉल 20 के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। मैं मानता हूँ एथेनॉल 20 आए, इसके बाद एथेनॉल 25-30 जो भी वर्तमान सरकार को लाना है लाए, मौजूदा हुकूमत को उसका इस्तकबाल है। लेकिन कोई भी पॉलिसी लागू करने से पहले आप 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, ये सबसे पहली बात है। दूसरी चीज़ सर मेरी कंसर्न है कि जो गाड़ियाँ 80% गाड़ियाँ से अधिक एथेनॉल 10 कंप्लाइंट है, उनके लिए एथेनॉल 10 फ्यूल आप अवेलेबल करवाइए। सर मुझे ज़्यादा साइंस समझ में नहीं आता, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला फ्यूल चलता, तो एथेनॉल 10 वाली गाड़ी ने 2020 से, जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, अपने आप को अपग्रेड क्यों करवाया, सर्टिफिकेशन क्यों दिया? सर इन्हीं गाड़ियों के मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है कि आप एथेनॉल 10 से ज़्यादा फ्यूल नहीं डाल सकते, तो क्यों ये सब करवाया गया? सर आप एथेनॉल 20 लाए, 25 लाए, 30 लाए, मेरी गाड़ी में एथेनॉल 10 चलता है, आप मेरी गाड़ी के लिए एथेनॉल 10 दीजिए। साहब आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे साहब, जो आपका शुरुआती सवाल था कि एक आम भारतीय जब एक गाड़ी खरीदता है, सर आप गाड़ी की बात की, मैं तो 2 व्हीलर्स की भी बात करता हूँ साहब, वो 4-5 लोगों से सलाह लेता है, परिजनों से बातचीत करता है, दोस्तों से के साथ टेस्ट राइड लेता है, 4-5 शोरूम में जाता है, 15 साल का टैक्स एडवांस में भरता है साहब, उसके बाद इंश्योरेंस भरता है, GST भरता है, कुछ सूबों में सेस भी भरता है साहब। ये खुशी का मौका था, आप गाड़ी कब खरीदते? दिवाली, गुड़ी पाड़वा, ईद, क्रिसमस पे। साहब इससे स्ट्रेस नहीं चाहिए हमें, ये हम कह रहे हैं। हम इसके अलावा क्या कह रहे हैं? एथेनॉल जीरो का जो दाम है, जो वर्तमान में 165 से 170 रुपये है, इसको कम कीजिए। जो मुल्क हमसे पेट्रोल खरीद रहे वो उसको कम सस्ते में बेच रहे, और एथेनॉल 20 पे डिस्काउंट कीजिए। और चौथी और लास्ट हमारी डिमांड है कि जो एथेनॉल 20 पेट्रोल है उस पर आप 20% डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि 20% एथेनॉल है, और सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। सर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता बहुत अच्छे प्रवक्ता है, इनफैक्ट वो भाजपा के सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से। ये जो रिपोर्ट कोट कर रहे हैं सर, मैं उसका उस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखता हूँ, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे सर? क्यों CNBC में ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी जा रही है? आप सार्वजनिक कीजिए सर। शाहजाद जवाब दीजिए। एक सवाल मैं जोड़ दूं जो इन्होंने हाईलाइट किया है कि ठीक है आप 20 करिए, 25 करिए, 50 करिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार क्यों नहीं करते हैं? यानी कि अचानक से आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई तो आप 15 को 20 कर देते हैं, बजाय कि आप एक टाइम फ्रेम देते ऑटो कंपनियों को कि देखिए जी इस तारीख से हम 20% करने जा रहे हैं, इस तारीख से हम 15% करने जा रहे हैं, ताकि ऑटो कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, अपने जो उनके इक्विपमेंट है, मशीनें हैं, इंजन है, उसको उस हिसाब से तैयार कर रहे होते। सबसे पहले मैं इसी का जवाब दे देता हूँ। जब हम लोग E10 से E15 और E17, E19, E20 तक आए, तो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर्स को या किसी को भी नहीं पता था
क्योंकि एथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है? एथेनॉल का प्रोडक्शन तब होता है जब एक डेडिकेटेड प्लांट लगता है, उसमें सरकार की तरफ से वो लोग सब्सिडी लेते हैं, फिर उसके बाद वो लोग कमिटेड ऑफटेक लेते हैं सरकार से, और तब जाकर वो प्लांट डालते हैं, और फिर वो किसानों से मेज खरीद के या ब्रोकन राइस या जो शुगर केन खरीद के उसमें से वो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो प्रोडक्शन का भी प्रोड्यूस करने का तो जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट करने में समय लगता है, और इस बीच में कॉन्वर्जेशन भी होती है मैन्युफैक्चरर्स से, और वो तैयार ही रहते हैं, उनके बोले बिना नहीं। ये ARAI जब करती है स्टडी तो ARAI में मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं की तो व्हीकल्स वहाँ पे टेस्ट होती है। और जो मैं स्टडी कोट कर रहा हूँ 2021 की बावसे तिप से, वो पब्लिक डोमेन में स्टडी है, मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा। तहसीन के साथ तो हमारी बातचीत नहीं है, पर मैं आपको भेज देता हूँ, आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। हो सकता है अभी तक उन्होंने देखा ना हो, परंतु उन्होंने की है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इनका मतलब बेसिकली ये है कि पेट्रोल पंप में आप E0, E10, E15, E20 इस प्रकार के वैरायटी थे। अब इसके ऊपर भी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब दिया है। एथेनॉल के लिए जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंड के लिए, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक पेट्रोल के लिए होता है, स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, एक डीजल के लिए होता है, CNG के लिए होता है। अब हर पेट्रोल एथेनॉल 10 करना है, एथेनॉल 15 करना है, एथेनॉल 20 करना है, तो तीनों के लिए अंडरग्राउंड अलग अलग स्टोरेज करना पड़ेगा। क्या वहाँ पे इतनी हम लोग के पास सहूलियत है हर पेट्रोल पंप में कि हम लोग जाकर करें? जो देश का ये उदाहरण भी देते हैं, ब्राज़ील हो गया, अमेरिका हो गया, हर पेट्रोल पंप में हर ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। जैसे ब्राज़ील में E27 बेस है, तो वो बेस अवेलेबल है, उससे हायर एक अवेलेबल है, और उसके बाद एक पेट्रोल अवेलेबल है, डीजल अवेलेबल, और बाकी फ्यूल्स जो अवेलेबल है। अमेरिका के भी हर पेट्रोल पंप में, जहां पे 1.5 लाख 2 लाख पेट्रोल पंप होंगे उनके, वहां पे भी हर पेट्रोल पंप पे ऐसे 4-5 वैरायटी अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, फीजिबल नहीं है। तो तहसीन ये शायद बात नहीं जानते होंगे पेट्रोल पंप इकोनॉमिक्स को। जी शहजाद साहब, दो चीज़ यहाँ पे रखूंगा। 2021 के जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, उसी रिपोर्ट में, नीति आयोग की रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि श्याम ने जब रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने कहा था कि 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले जो इंजन है उसके लिए कुछ आप समय दीजिए या फिर उनके लिए अलग अलग से व्यवस्था करिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो सरकार ने पहले ही घोषित किया था कि 2030 तक चल के हम आपको 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। चूँकि कैपेसिटी अचानक से बढ़ गई तो 2030 से उसको प्रीपोन करके 2025-26 कर दिया। तो सरकार टारगेट से पहले कर गई, लेकिन उसके हिसाब से कंपनियां तैयार नहीं थी। एक सेकंड, मैं पहले तो नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रिपोर्ट का नाम ही पढ़ लेता हूं। इम्पैक्ट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यूज्ड इन फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल्स, बवासे एंड थिप्से 2021 स्टडी की बात कर रहा हूं मैं। ये एक साइंटिफिक टेस्टिंग की गई है। ये नीति आयोग बेसिकली पॉलिसी मेकिंग है, और फिर भी नीति आयोग का अगर आप सार पढ़ेंगे तो उन्होंने तो एथेनॉल ब्लेंडिंग को ग्रीन फ्लैग दिया है ना, कहा है कि करना है हमको, ये लक्ष्य पे जाना ही है। उन्होंने हाँ चैलेंजेस भी फ्लैग किए, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज भी फ्लैग किए, पर नीति आयोग से एक कदम आगे जाके मैं ARAI और साइंटिफिक रिपोर्ट की पॉइंट नंबर 1 बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, फिर से लक्ष्मण जी, आपके चैनल पे आने का सौभाग्य मिला और इतने बड़े और व्यापक पैनल के साथ बैठा हूं। कोई कदम, निर्णय अचानक से नहीं हो सकता। एथेनॉल ब्लेंडिंग का, एथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो अचानक से नहीं बढ़ता है। ये सोच समझ के एक पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, वो पॉलिसी का आउटकम होता है। ये पहली बार मैं CNBC पे सुन रहा हूं कि टारगेट सेट किया जिस डेट से, उससे पहले अचीव किया तो वो गलती और गुनाह हो गया। मतलब पहली बार CNBC वाले ये बोल रहे हैं। हालांकि CNBC का दिन में कवरेज देखोगे तो बोलोगे कि टारगेट से पहले अचीव कर दिया, वाह क्या परफॉर्मेंस है। आज पहली बार लक्ष्मण बोल रहे हैं कि टारगेट से पहले अचीव कर लिया तो क्या बुरी बात हो गई। टारगेट से पहले अचीव करिए, लेकिन पहले अचीव कर, लेकिन उसके लिए आपको उसकी तैयारी की है कि नहीं, इस पे चूंकि मैं आगे आऊंगा। यहाँ पर अरुण मल्होत्रा साहब हैं, निसान के MD रह चुके हैं, और अविनाश वर्मा साहब हैं जो कि एथेनॉल सेक्टर को काफी बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन तहसीन, कुछ आप संक्षिप्त में कुछ कमेंट करना चाहेंगे? के प्रवक्ता कह रहे ठीक है, पर सर ये जिस शालीनता से बात कर रहे हो, ये जो बात रख रहे सर, हम ये मुहिम चला रहे, हम लोगों की आवाज़ उठा रहे। अगर ये रिपोर्ट है, ये सार्वजनिक करे, इसका हम इस्तकबाल करते हैं। पर सर इन्हीं के ऑयल मंत्री कहते हैं कि हम फेल्ड अनएम्प्लॉयड युवक हैं। इन्हीं के गडकरी साहब कहते हैं कि हमने 22 लाख करोड़ की लॉबी से चंदा लिया है। सर ये किस तरह के आरोप लगे? आप व्यक्तिगत आरोप क्यों लगा रहे हैं?
ठीक है, इन आरोपों पे मैं आगे चल के शहजाद साहब से जवाब लूंगा, लेकिन दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश वर्मा साहब है जो कि लंबे समय से एथेनॉल इंडस्ट्री को समझते हैं, और निशान के पूर्व एमडी अरुण महत्रा साहब है। सबसे पहले अविनाश वर्मा साहब, मेरा बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि एक कार मालिक को जो कार खरीदता है लोन लेकर या शौक से या ज़रूरत के हिसाब से, उसके इस पूरे एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से क्या हासिल हुआ, चाहे बाइक मालिक को? जी, थैंक यू लक्ष्मण। सबसे पहले तो मैं आपको इथेनॉल E20 का 2-3 इंडिविजुअल और पर्सनल फायदा बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, इसमें ऑक्सीजन बहुत मात्रा में, करीब 30% ऑक्सीजन होता है। एक जमाना था जब हम लोग पेट्रोल को बेटर बर्न करने के लिए अलग से ऑक्सीजन ऐड किया करते थे। ये जो फ्यूल है इथेनॉल, इसमें इतनी ऑक्सीजन की मात्रा है कि ये फ्यूल का तो काम करता ही करता है, ये ऑक्सीजनेट का भी काम करता है। एक स्टडी है IIT दिल्ली की, दिल्ली के सड़कों पे, दिल्ली की गाड़ियों पे, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि चूंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा है, तो E10 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के में उसका जो माइलेज है प्योर पेट्रोल से बेहतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। लोगों को ये लगता है कि इथेनॉल से नीचे जाता है माइलेज, नहीं, 10% तक ऊपर जाता है। दैट इज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट पर्सनल बेनिफिट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल बेनिफिट, मुझे लगता है कि मोस्ट व्हाट ऑक्टेन इज, ऑक्टेन या जिसको हम लोग रिसर्च ऑक्टेन नंबर बोलते हैं, रॉन बोलते हैं। अगर हम ऑक्टेन की मात्रा मेरे पेट्रोल में ज्यादा है तो एक नॉकिंग जो इंजन की होती है, उस नॉकिंग को कम करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो प्योर पेट्रोल का खुद का जो ऑक्टेन होता है, रॉन होता है, वो सिर्फ 84 होता है। और पिछले साल टिल 31 मार्च 2026 तक जो पेट्रोल हमें मिल रहा था उसमें 91 ऑक्टेन होता था। तो ये 84 ऑक्टेन को बढ़ा के 91 ऑक्टेन करने के लिए एडिटिव्स ऐड होते थे, बेंजीन, टोलिन, जाइलिन जैसे एडिटिव्स ऐड होते थे ना। ऑक्टेन खुद, इसकी जो ऑक्टेन की जो खुद की जो इथेनॉल की खुद की जो ऑक्टेन नंबर है वो 108 है। तो ये ऑक्टेन नंबर खुद ब खुद बढ़ाता है, एक फ्यूल का काम भी करता है और ऑक्टेन बढ़ाता है। तो लोगों को जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मेरी इंजन को ये डिस्टर्ब कर रहा है, खराब कर रहा है, नहीं, ये इंजन की ये लॉन्जिविटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये नॉकिंग को कम करता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तो महत्वपूर्ण ये भी है पर्सनल बेनिफिट। एक सेकंड अविनाश जी, आपने जो कहा उसमें मैं एक लाइन जोड़ूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सरकार के खुद के FAQs से अलग है। सरकार ने अब जो FAQs जारी किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 उसमें लिखा हुआ है, क्या E20 व्हीकल के माइलेज को रिड्यूस करता है या परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाता है। उसके जवाब में सरकार खुद कह रही है कि ये जो है 3 से 5% तक फ्यूल इकोनॉमी में रिडक्शन देखने को मिल सकता है कुछ गाड़ियों में। सर लक्ष्मण, एक मिनट, तहसीन भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर मेरा सवाल और तहसीन का सवाल। E10 की बात कर रहा था। E10 जब आप डालते हैं तो माइलेज इंप्रूव करता है। E10 से जब E20 जाते हैं, चूंकि मात्रा ज्यादा होती है, देन द माइलेज रिड्यूसेस। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, तहसीन साहब एक मिनट, अरुण मल्होत्रा साहब को जोड़ना चाहता हूं, उनसे उनके पास फिर आपको पास आऊंगा। मल्होत्रा साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट अविनाश जी ने उठाया है कि एथेनॉल E20 से दरअसल माइलेज बढ़ती है, घटती नहीं है। E10 में बढ़ती है, E10 से बढ़ती है, E20 से घटती है। नहीं, पहली बात E10 में बढ़ती है, E10 में उसमें एक लाइन जोड़ना चाहता था, एक ही लाइन अगर दीजिए। तहसीन बंदों की बात सुन ली। तहसीन को जोड़ना चाहते हैं, जोड़ लेते हैं फिर। हाँ, बहुत इज्जत करता हूँ, बट एक ही साथ सर, मैं सर का बहुत इज्जत करता हूँ, वर्मा सर का, लेकिन सर इसको ना सिंपल लैंग्वेज में, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझता, इसको कहते हैं स्लाइट ऑफ हैंड। इन्होंने क्या कहा और आपको भी परसेप्शन क्या लगा, एथेनॉल से बढ़ता है, फिर उन्होंने कहा नहीं हम एथेनॉल 10 की बात कर रहे हैं, एथेनॉल 20 नहीं। सर देखिए सर, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ सर, प्लीज सर डोंट टेक अस लाइक दिस सर। यहाँ पे डिस्कशन एथेनॉल 20 का हो रहा है, आप एथेनॉल 10 के गुण गिना रहे, तो एथेनॉल 10 मिल रहा है क्या हमें, उसके गुण क्यों गिना रहे सर? सर विथ फोल्डेड हैंड्स टू यू, प्लीज सर लेट्स बी ऑन द टॉपिक। इथेनॉल की पॉजिटिव्स की बात कर रहा था टू एन इंडिविजुअल। नहीं सर, एथेनॉल 20 पे डिस्कशन चल रहा है सर। जी सर, अब मुझे लक्ष्मण बताएं कि इथेनॉल 10 नहीं करूं।
नहीं, अविनाश जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए, फिर मल्होत्रा साहब के पास जाऊंगा। हाँ। मैं बताऊं क्या? मल्होत्रा साहब कुछ नहीं, एक मिनट, मल्होत्रा साहब को जोड़ना चाहते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट उठा था। अरुण मल्होत्रा साहब, ये बड़ा अच्छा सा डिबेट हो रहा है कि एथेनॉल से माइलेज कम होता है कि ज्यादा होता है। पहले मैं डिबेट में आने से पहले मैं ना कोई राइट व्यू ले रहा हूँ ना लेफ्ट व्यू ले रहा हूँ। मैं एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से और मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। पहली चीज ये है कि सबसे ज्यादा बात जा रही है पैसेंजर व्हीकल की, कारों की। कारों में 50% व्हीकल्स में ही पेट्रोल व्हीकल्स होती है, बाकी डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक है, जबकि टू व्हीलर्स में 90% है। और अभी तक आप देखेंगे कोई भी खबरें जो आई हैं उसमें टू व्हीलर की बात नहीं की जा रही है। तो टू व्हीलर्स वाला जिसके मनी ज्यादा कॉन्शियस है उस पर फोकस करना चाहिए, पहले मेरा ख्याल है। अब जहां तक बात ये है कि जैसा बताया कि एक्सपर्ट ने, ये एथेनॉल के कई बेनिफिट्स क्लियरली हैं। वो एक तो बेनिफिट आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज सेविंग है, दूसरे बेनिफिट्स नॉकिंग कम होती है, लेकिन ये बात क्लियर है कि फ्यूल एफिशिएंसी 4 से 6% गिरती है, इसको नकारा नहीं जा सकता, ये सत्य है। अब दूसरी बात है कि एकदम गाड़ी में प्रॉब्लम शुरू होगी, लोग कहते हैं करोड़ हो गई। ये E20 2023 से शुरू हो गया है, फेजेस में हो रहा है। अगर गाड़ियों में प्रॉब्लम होती तो अभी तक सामने आ गई होती, इंश्योरेंस कंपनी में प्रॉब्लम होती, वारंटी में प्रॉब्लम होती, सर्विस जॉब्स में प्रॉब्लम होती। तो ये तो है नहीं कि 6 जून को अनाउंसमेंट आया, 6 जुलाई को, और 7 जुलाई को सब प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो जहां तक व्हीकल परफॉर्मेंस की बात है, मेरे ख्याल से इसमें कोई खास प्रॉब्लम है। दूसरी बात, तो मैन्युफैक्चर पर्सपेक्टिव, जब E10 इंट्रोड्यूस किया गया था तो एक इंजीनियरिंग में एक वर्ड होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हर चीज में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जो डिजाइनिंग हुई है वो E10 की नहीं होती थी, 2010 साल पहले हुआ था, E15 की डिजाइनिंग की है मैन्युफैक्चरर्स ने। तो ऐसा नहीं है कि हम E10 से E20 पे आ गए हैं, फ्यूल एफिशिएंसी गिरी है। पर मेरा एक फ्रैंक पॉइंट ये है कि प्रॉब्ली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, जो कम्युनिकेशन जो कस्टमर्स को था ओवर द इयर्स थोड़ा बेटर हो सकता था। ये कम्युनिकेशन जो सडन आया उससे ये नेगेटिविटी फैलती है, भ्रम फैलता है, शक फैलता है, तो है। पर जहां तक इंजन परफॉर्मेंस का है कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्यूल एफिशिएंसी गिरती है। अब उसका फायदा कस्टमर्स को कितना मिलना चाहिए, फ्यूल प्राइस वैसे ही बढ़ता घटता रहता है, वो समय की बात है। ये दो टूक बात है। तो आई एम नॉट टेकिंग एनी पॉलिटिकल स्टैंड, आई एम ट्राइंग टू स्पीक फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव। आपने लेकिन बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया कि कम्युनिकेशन जो है एक बड़ा मुद्दा था जो लोगों तक पहुंच नहीं पाया। सरकार अब जाके अलग अलग मंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं, सरकार FAQs जारी कर रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले से अगर लोगों के दिमाग में भर दी जाती तो ये गलतफहमियां नहीं बढ़ती। शाहजाद पूनावाला साहब, इससे तो आप सहमत होंगे कम से कम? देखिए, कम्युनिकेशन का जहाँ तक मैटर है कि कम्युनिकेशन कमी रही, कम्युनिकेशन अच्छी रही, ये तो सब्जेक्टिव मैटर है ना, इस पे तो हम वाद विवाद कर सकते हैं। आप लेजिटिमेटली कह सकते हो कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं हुआ। मैं कह सकता हूँ कि भाई 5 जून के अनाउंसमेंट के बाद ही ये हाइपर कम्युनिकेशन होने लगा कि एथेनॉल से गाड़ियाँ बर्बाद हो रही है E20 ब्लेंड से। ये सब्जेक्टिव मैटर है। फैक्ट पे हम लोग आज जाते हैं। आज फैक्ट क्या है कि क्या E20 ब्लेंडिंग पॉलिसी अचानक से आई? आंसर इज नो। क्या E20 ब्लेंडिंग पॉलिसी गाड़ियों को खराब और बर्बाद कर दे रही है जैसे कि प्रस्तुत किया जा रहा है? आंसर इज नो। क्या E20 ब्लेंडिंग से देश का, पर्यावरण का और हर एक समाज का फायदा है विदाउट कॉजिंग नेगेटिव इम्पैक्ट? आंसर इज यस। तो मेरा कहना यह है कि कम्युनिकेशन पे आप चलो मान लो, हमें कटघरे पे खड़ा कर दो, हमें फांसी पे लटका दो, पर मैं ये कह रहा हूं कि फैक्ट क्या है उस पर बात हो। दूसरा पॉइंट जो तहसीन ने बोला ओनर मैनुअल के विषय में, ओनर मैनुअल के विषय में, जब ओनर मैनुअल एक गाड़ी की आई जो E10 कंप्लाइंट है, उस समय पर E20 टेस्टिंग फेज में था। उस समय पे E20 के स्टेज पे हम पहुंचे नहीं थे। E20 के स्टेज पे जब हम पहुंचे 25 में, तभी तो E20 की बात करेंगे। E10 की गाड़ी का जो उस समय बिकी है, उस ओनर मैनुअल में कैसे E20 आएगी? दूसरी बात, माइलेज की भी जब हम बात करते हैं, जो थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप की बात कर रहे हैं, इसमें 2 पर्सपेक्टिव है। मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे एक फ्लेक्स व्हीकल है जिसमें कि एथेनॉल पड़ेगा या उसमें ज़्यादा भी मात्रा में जा सकता है, वहां पर तो अगर आप ज़्यादा वो सिटी में ड्राइव करोगे और गाड़ी ब्रेक करोगे तो जिसकी वजह से
ये जो है उसका माइलेज तो बढ़ेगा, क्योंकि जितना आप उसको ब्रेक करोगे, जितना आप उसको ऐसे ड्राइव करोगे, उससे तो बैटरी चार्ज होगी उसकी, इलेक्ट्रिक है वो, ये पार्टली इलेक्ट्रिक भी हो सकती है। दूसरी बात ये है, पर्सपेक्टिव ये है कि E20 का देखो 80% तो पेट्रोल है, 20% की बात हो रही है ना जिसमें माइलेज ड्रॉप होगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा, जैसे अब बताया गया कि 17 किलोमीटर पर लीटर थी, माइलेज 5 किलोमीटर पर लीटर मर्सिडीज की आ गई। वो सौरभ नाम का जो भी है, वो सौरभ जोशी है जो भी है यूट्यूबर, उसने अब डिलीट भी कर दिया है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि नहीं, तो जैसे आपको आप क्या एथेनॉल लगता है और कि पेट्रोल को अलग अलग करना चाह ये क्या रहे हैं, जानबूझ वैसे के- गुड़ और गेहूं को अलग करो। शहनाज साहब, तो देखिए, आपको मैं क्या किसी लगता है के कि ऊपर जानबूझ व्यक्तिगत करके आक्षेप, ये कैंपेन चलाया जा रहा है? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि कंज्यूमर्स है, कुछ ऐसे लेजिटिमेट लोग हैं जो अपने एक बात को सिविल तरीके से सिविल डिस्कोर्स में रख रहे हैं, उसको मैं कभी भी नहीं नकारता। उल्टा अभी गडकरी जी ने एक और दूसरे चैनल को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने पूरा समझाया कि आप एक काम करो, आप अपने व्हीकल मैन्युफैक्चरर को मेल करो या जो भी वहाँ पे सर्विस स्टेशन पे गाड़ी का कंप्लेंट भेजो, और वो कंप्लेंट मुझे आप ईमेल कर दो, मैं तैयार हूँ देखने के लिए। इससे ज़्यादा अभी और हम क्या कर सकते हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमारे दरवाजे कान आँख सबके लिए खुले हैं। हाँ, पर जो लोग कह रहे चींटी आ गई, कुछ जो लोग कह रहे 17 से 5 किलोमीटर पे आ गया मेरा माइलेज, जो लोग कह रहे कि भाई मेरी नई गाड़ी टोयोटा की उसमें वो बंद पड़ गई E20 की वजह से, ऐसे लोगों को जेन्युइन कंसर्न से अलग करना चाहिए। तहसीन जी, प्रवक्ताओं ने बोली। सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये बार बार कहते हैं कि हमारा फॉरेन रिजर्व बचना चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। साहब, अगर हमें 3 लाख करोड़ सालाना बचाना है भारत का, 3 लाख करोड़ विदाउट एनीथिंग, सिर्फ जो नितिन गडकरी जी और बाकी मंत्री अपने काम करे, सड़कों को ठीक करे, गड्ढे को बंद कर दे, एनक्रोचमेंट हटा दे और ट्रक्स को कहीं लेफ्ट साइड पे चले जिससे मौतें ना हो, हम 3 लाख करोड़ साल हमारा सालाना बचाएंगे इंपोर्ट बिल के अंदर। लेकिन ये एक विषय। दूसरे विषय में कम्युनिकेशन पे थर्ड आता हूँ। सर, नितिन गडकरी सर ने चैलेंज दिया था, उन्होंने कहा था एक शिकायत लाओ, एक शिकायत। सर आप देखिए गोल पोस्ट कैसा चेंज होता है, जैसे बिल्कुल वर्मा साहब ने किया ना वैसे ही गोल पोस्ट करें, एक शिकायत लाओ, सार्वजनिक चैलेंज दिया। सर जब मैं गया नितिन गडकरी साहब से अपॉइंटमेंट लेने के, हम 6 शिकायत आपको पास ले जाएंगे, तुगलक ही फरमान देते हैं, हमें तुगलकाबाद हमें तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठा दिया गया था सर। उसके बाद वो आज तक हमें नहीं मिले। ये सारी बातें वो कैमरा पे करते, वर्तमान में चैलेंज क्यों नहीं लेते? हमारा एक ही चीज़ है कि जो चैलेंज है, जो हम जेन्युइन केसेस लाएंगे, हम कैमरा पे लाइव स्ट्रीमिंग पे लाएंगे। तीसरी चीज़, तहसीन साहब, हम लोग 3 हिस्से में बांट लेते हैं, चूंकि हमारे पास 2 एक्सपर्ट और हैं जो इन चीज़ों को बगैर गैर राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं। एक, जो गाड़ी खराब होती है क्या, इस पे तो साफ हो गया कि गाड़ी के इंजन पे कोई असर वैसा नहीं पड़ता है, मल्होत्रा साहब ने भी कहा और अविनाश वर्मा साहब ने कहा। माइलेज को लेके बातें निकल कर सामने आई, माइलेज को लेके कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था। अविनाश वर्मा साहब, क्या कन्फ्यूज़न है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो E10 वाली गाड़ियों में E20 डालते हैं उससे माइलेज कम होता है, ऐसा कह रहे थे, बाकी E20 से माइलेज बढ़ता है? ऐसा नहीं, मैं लेट मी क्लैरिफाई हाँ, थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए। माय अपॉलॉजीज टू तहसीन जी। आई थिंक मिसकम्युनिकेशन का ये बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, जो शायद हम लोग को पब्लिक सर ये कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कीजिए सर। I gave that as an example. Anyway, I have come on other channels also. मैंने ये बोला है कि E20 जब आप जाते हैं 3 से 6% की जो माइलेज ड्रॉप होती है, उसमें कोई शक नहीं है। बट मैं क्या बताना चाह रहा था कि आपकी चूंकि ऑक्सीजन की मात्रा बेहतर होती है, इसीलिए वो बैलेंस जो पेट्रोल होता है या बैलेंस फॉसिल फ्यूल होता है, उसको इंजन में थोड़ा बेहतर बर्न करता है, जिसके कारण टेल पाइप एमिशन कम होता है। इसको तो कोई नकार नहीं सकता है पोल्यूशन का। और जो मैं बता रहा था कि पोल्यूशन से हम लोग जूझ रहे हैं, दिल्ली में वी नो कि AQI कितना हाई हो जाता है विंटर्स में। और मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, अगेन द डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट परसेंटेजेस है। एक स्टेट है साओ पॉलो स्टेट इन ब्राजील, वहां पर जो इथेनॉल और पेट्रोल की मात्रा बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल फ्यूल कार्स, वहां पे 66% यूज होता है इथेनॉल और 34% यूज होता है पेट्रोल बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल फ्यूल कार्स। और वहां का AQI इज जस्ट अबाउट 15, वेरस दिल्ली में मेरा हो रहा है करीब करीब 500। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाएंगे ये ब्लेंडिंग परसेंटेजेस में, ये पोल्यूशन को घटाते जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट जो हमें पर्सनल लेवल पे वर्मा साहब से सवाल पूछूं? मैं वर्मा साहब से, सर आपका बहुत मैं इज्जत करता हूं।
सर पिछले 1 साल में पोल्यूशन बढ़ा है या कम हुआ है? सर 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए करीबन 10,500 लीटर पानी लगता है चावल से। सर मक्के से 4,500 लीटर पानी लगता है और गन्ने से 2,500 से लेकर 3,500 लीटर पानी लगता है। सर मैं आपसे पूछता बड़ी विनम्रता से, दिल्ली में पानी की शॉर्टेज थी या नहीं थी? मुंबई में थी या नहीं थी? पुणे में थी या नहीं थी? बेंगलुरु में थी? दिल्ली में इथेनॉल नहीं बनता है ना तहसीन साहब, बट बाकी तो जगहों पे थी ना। जहां पे बनता है वहां शायद पानी का तो जहां पे बनता है, करेक्ट सर, जहां पे बनता है, एक लाइन सर, जहां पे बनता है जैसे उत्तर प्रदेश में, वहां पे गांव वालों को नहीं पता कि उनके फायदे के लिए इथेनॉल की फैक्ट्री आ रही है। ये वर्मा साहब एक कैसा फायदा है कि हमें नहीं पता हमारा फायदा हो रहा है। सर पोल्यूशन 1 साल में बढ़ा है कम हुआ है? लेट मी एक्सप्लेन। अरुण मल्होत्रा साहब आपके पास आता हूं मैं। अच्छा, मैं ये एयर पोल्यूशन की पहली बात किया तहसीन जी, अब मैं जरा वाटर की बात कर रहा हूँ। इट्स वैलिड पॉइंट कि हाँ, हमारा जब हम पैडी ग्रो करते हैं या शुगर केन ग्रो करते हैं तो उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ पर जब हम लोग इथेनॉल बना रहे हैं, हम लोग सरप्लस शुगर केन, जितना मुझे शुगर बनाना है, शुगर बनाने के बाद जो सरप्लस हमारे किसानों ने ग्रो कर दिया है, जो हम फेंक नहीं सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं, वो शुगर केन हम यूज कर रहे हैं। सिमिलरली मकई, सिमिलरली चावल में एक नंबर दूं, उस दिन मैं किसी और को भी दे रहा था, हमारा देश सर वर्ल्ड का नंबर 1 राइस प्रोड्यूसर है। हम लोग 150 मिलियन टन सालाना उत्पादन करते हैं और सिर्फ 100 मिलियन टन कंज्यूम करते हैं। 20 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो 20 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं, जस्ट इमेजिन करें कितना पानी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं साथ में, तो क्या एक्सपोर्ट बंद कर दें? दूसरा, ये 30 मिलियन टन जो बच जाता है कंजम्पशन के बाद और एक्सपोर्ट करने के बाद, हमारी एफसीआई गोडाउन्स ओवरबर्डन्ड है। वो या तो खराब हो जाता है, रॉट हो जाता है, नहीं तो डैमेज हो जाता है। हम वो यूज कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, और प्लीज ये हमारी बात ध्यान से आप समझें, हम लोग जो इथेनॉल प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, ब्रोकन राइस, रिजेक्टेड राइस इंक्लूड्स कि जिसमें थोड़ा सा जो हस्क आ जाता है, राइस हस्क, और जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, या जो जल जाता है, स्लाइटली ब्राउनिश कलर हो जाता है या डार्किश कलर हो जाता है, जो हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं हम इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो ये प्रोडक्शन तो ये ऑलरेडी हो गया क्रॉप का। बल्कि मैं किसी को मजाक में बोल रहा था कि देश को, इथेनॉल प्रोड्यूसर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज वी आर यूजिंग दी सरप्लस क्रॉप विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द कंट्री। अरुण मल्होत्रा साहब, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट तो नहीं हूं, तो इसलिए बारे में जैसा उन्होंने बताया, पर मेरा मानना है कि शायद इसको इकोनॉमी में हेल्प करता है, डेफिनेटली बात है। पर मैं व्हीकल्स पे आऊंगा। जहां तक एमिशंस की बात है, हम कहते हैं ना कि एमिशंस कम होता है, वो थोड़ा बहुत कम होता है, पर इतना ड्रामेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि ईवी इससे ऊपर है, हाइब्रिड इससे ऊपर है। 2-4% का फायदा है एमिशंस का, इंजन परफॉर्मेंस का, ये फायदा है। बट मैं नंबर 1 पॉइंट ये नहीं मानता कि इथेनॉल यूज करेंगे तो हमारा एमिशन कम हो जाएगा या हमारा पोल्यूशन कम हो जाएगा, ये मानना नहीं है। जहां तक मेरी लगता है, मुझे जो जरूरत इस समय है कि सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनीज हैं, डीलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन में, ये समय है तालमेल का। नहीं तो 1.5 साल पहले जो मैं एक डिबेट में था इसी चैनल पे कि ईवीज में आग लगती है, ईवीज रेलेवेंट नहीं है, आज ईवी की सेल डबल हो गई। ईवी क्लीन दे रहा है, क्यों दे रहा है? तो मेरे ख्याल से हमें ना, वो बहाव होता है ना शक, और शक का और कहते हैं वहम का कोई इलाज नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंजन परफॉर्मेंस ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी गिरती है, उसको हम नकार नहीं सकते। और जो हद तक डिजाइन हैं व्हीकल्स के 2023 तक, वैसे भी हम डिजाइन वैसे ही वैलिड है 20 के, पिछले डिजाइन में भी ऐसा नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम छोटी मोटी आती है तो रबर, गैस्केट, दो पार्ट्स हैं वो होते हैं, और वैसे भी उन पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है पुरानी गाड़ियों में। तो इसको हमें थोड़ा सा बैलेंस व्यू लेना चाहिए। पर जहां तक ये है, अलाइनमेंट इस समय जरूरी है। पर जो जिस तरह का ये एक्साइटमेंट क्रिएट किया गया, हवा क्रिएट की गई है, ऐसा कुछ है। There is something which was aware, but it was not aware to customers. ठीक है शाहजाद साहब, इसमें एक बात जो निकल कर आए कि एमिशन को लेके, प्रदूषण कम होने को लेके जो दावे किए जाते हैं, उसमें 2 राय है।
अविनाश वर्मा जी की राय है कि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण कम होता है, AQI लेवल काफ़ी कम हो जाता है। अरुण मल्होत्रा साहब का कहना है कि नहीं, बहुत उतना ड्रामेटिक तरीके से कम नहीं होता है। दूसरा कि इंजन पे फर्क ना पड़े, लेकिन पार्ट्स वगैरह पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी एक पॉलिसी से सॉरी मल्होत्रा साहब कुछ कह रहे थे आप? अरुण मल्होत्रा साहब कुछ जोड़ रहे थे? मैं कह रहा था, 2 पॉइंट मैं कहना चाहता था कि इमिशन इंप्रूवमेंट है, बट दैट इज नॉट द यूएसपी ऑफ इट। और जहां तक स्मॉल पार्ट्स हैं, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी डैमेज इसका प्रूफ आया नहीं है। पर अगर आएगा भी तो रबर पार्ट्स तक है सीमित, और कोई बड़ा पार्ट नहीं है कोई, क्योंकि बहुत सस्ता होता है। ठीक, समझ गए। ठीक, शहजाद साहब। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक पोल्यूशन का विषय है, कोई ये नहीं कह रहा कि केवल E20 ब्लेंड आने की वजह से पूरी भारत की पोल्यूशन की प्रॉब्लम या अलग अलग शहरों में पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगी। ये एक स्टेप है, क्योंकि इससे नेसेसरली, क्योंकि क्लीनर कंबस्टन होता है, ये साइंस का फैक्ट है कि वो क्लीनर कंबस्ट होता है। इसकी वजह से कार्बन एमिशंस कम है इसके कंपेयर टू नॉर्मल पेट्रोल या दूसरे फ्यूल्स। ये फैक्ट है। तो इसका मतलब कि इसका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। अब इसके साथ साथ आपको बहुत सारी और चीज़ें करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना है। अब तहसीन ने अभी बात की कि देखिए, रोड्स की कंडीशन और पॉटहोल्स की कंडीशन ठीक कर दीजिए, इससे आपका जो फ्यूल बचेगा वो ज़्यादा मात्रा में आपकी फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग्स होगी। तहसीन बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर ये ऑप्शन जो है ये एक्सक्लूसिव तो नहीं है ना कि एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं करना है और केवल ये करना है, या एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो वो नहीं कर सकते। और तहसीन बहुत विद्वान व्यक्ति है, उनको ये पता है कि हमारे हाथ में स्टेट की रोड्स के पॉटहोल फिक्स करना, जैसे कि बेंगलुरु में पॉटहोल्स के ही रास्ते हैं सब। अब वो मैं तो नहीं, गडकरी जी जाके वो बेंगलुरु की सड़कों के पॉटहोल नहीं भर सकते ना। हमारी जो संघीय ढांचे की व्यवस्था है उसमें वो अलाउ नहीं करेंगे DK शिव कुमार, उनको ही खड्डे भरने वहां के। वो खड्डे वो खुद भरे। स्टेट गवर्नमेंट्स के ज़्यादातर रोड्स हैं। नेशनल हाईवे पर तो मोस्टली अभी जो रोड्स बने हैं, हमारे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, बड़े बड़े रोड्स हैं, वहाँ पे तो माइलेज की इशू नहीं है, क्योंकि वो तो अच्छे ही रोड्स होते हैं। एक आध कोई इशू बता सकते हैं आप, परंतु जो स्टेट के रोड्स हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ही करना है। तो महाराष्ट्र की सरकार को करना है, कर्नाटक की करना है, उत्तर प्रदेश की करना है। पर वो करने का मतलब ये थोड़ी कि E20 ब्लेंडिंग नहीं कर सकते। आप मुझको E20 ब्लेंडिंग के खिलाफ एक ठोस पॉइंट तो बताइए कि ये इसकी वजह से ये जो है ये आतंक फैला रहा है E20। ये एक पॉइंट तो बताइए। केवल और केवल कुछ लोग, मैं कह रहा हूं कि विरोध करने के लिए एक विरोध, या हो सकता है कि उनका कोई और इंटरेस्ट हो। मैं तहसीन की बात नहीं कर रहा हूं, पर और कोई लोगों के इंटरेस्ट हो सकते हैं। भाई कोई बैटरीज ज्यादा इंपोर्ट हो हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो चाहता होगा, या कोई चाहता होगा कि मिडिल ईस्ट पे हम लोग हमेशा तेतर्ड रहे, सब हम उनके ही उस पर डिपेंडेंट रहे, एनर्जी ऑटोनॉमी सिक्योरिटी ना है। हो सकता है, अलग अलग लोगों के होते हैं। जैसे राहुल गांधी का अलग होता है उनका एक विषय, सोरोस है और वो सब उनका एक अलग चलता है सिस्टम। तो वो नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर बने, वो हर चीज़ को मॉक करते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन कंसर्न्स की बात ही नहीं कर रहा। तहसीन जाऊंगा। वर्मा साहब और शहजाद जी ने 2 बातें रखी। एक कम्युनिकेशन की बातें शहजाद ने रखी और वर्मा साहब ने किसानों की बात रखी, उनका हित रखी। सर, हम किसानों के हित में, हमने कब कहा एथेनॉल 20 बंद कीजिए? हम तो कह रहे हैं एथेनॉल 25 भी लाइए, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, लेकिन मेरी गाड़ी में एथेनॉल 10 चलता है, वो मुझे दीजिए। लेकिन सर, मैं आगे की बात करता हूँ। चावल की बात की वर्मा साहब ने। साहब, आपको मैं संक्षेप में कहता हूँ, कॉर्न में भारत सरप्लस प्रोडक्शन था भारत का। कॉर्न का एक ब्राइट प्रोडक्ट है DDGS, जो होता है पशुओं का आहार, लाइफ स्टॉक फीड। इसको इतना सरप्लस प्रोडक्शन था, भारत इसको एक्सपोर्ट करता था। जब US इंडिया ट्रेड डील हुआ 6 फरवरी को, व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज में आया कि भारत DDGS कॉर्न का ये बाई प्रोडक्ट अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। जिस चीज़ से हम डॉलर कमाते थे एक्सपोर्ट करते, अब डॉलर भरते इंपोर्ट करेंगे। क्यों? और भारत में हाहाकार हो गया, क्योंकि अमेरिकन कॉर्न बैंड है, ये GMO कॉर्न है। 7 फरवरी को पीयूष गोयल सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसलिए हमें ये इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि इसमें भारत में शॉर्टेज है। किसानों का हित है एक्सपोर्ट करने में। कहाँ गया सारा मक्का? 45% एथेनॉल में डाइवर्ट किया। ये कैसा है सर? भारत और किसानों का हित। सर, दूसरी चीज़ कहता हूँ सर, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कम्युनिकेशन का। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वर्तमान सरकार ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सारे एक्सपर्ट्स थे, सर आपने उसको कवर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक मोहतरमा थी, मैम कहती है कि नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी का विजन है। सर सुनिए इस बात को, 1 नेशन 1 फ्यूल।
सर वो कहती है वन नेशन, ये सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसमें मेरी गलती कहां से आई सर? सरकार ऐसे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही जो कैसे वन नेशन वन फ्यूल, अब एरोप्लेन में भी आप एथेनॉल डालोगे सर? ये फिर सरकार कहती कि हमें कहां से लॉबी है, हम फेल्ड अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट है। सर वो मोहतरमा के मुंह में जाकर हमने तो शब्द नहीं डाले सर, ये कहां से? ये सरकार का ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहां पे मैम बैठते कह रही है वन नेशन वन फ्यूल की तरफ हम चाह रहे हैं। ये कौन सी बात आप कर रहे हो? सी बात आप दोनों लोगों के लिए इन्होंने, तहसीन जी ने सवाल 1-1 मिनट का दीजिए जवाब, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। शहजाद पहले आप, फिर अविनाश जी आपके पास। देखिए ऐसा है कि हम लोग जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पता नहीं तहसीन बोल रहे तो मुझे चेक करना पड़ेगा, पर हम लोग कोई GM कॉर्न इंपोर्ट नहीं करते एनिमल फीड में, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो नहीं करते, एनिमल फीड के लिए भी नहीं करते हैं। मेरी जहाँ तक जानकारी है, तो मुझे ये चेक करके बताना पड़ेगा कि हम GM कॉर्न एनिमल फीड के लिए भी इंपोर्ट नहीं करते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए 100 बात की एक बात ये है कि क्या एथेनॉल जो ये पॉलिसी है, ब्लेंडिंग पॉलिसी है, क्या ये पॉलिसी होनी चाहिए? अब सवाल ये सिर्फ बनता है कि कोई भी उसको डिक्टेटोरियली इम्पोज नहीं कर रहा है। अगर हम इम्पोज डिक्टेटोरियली कर रहे होते तो पेट्रोल पंप में इस प्रकार की स्थिति होती जहाँ पे और कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। हम तो इसको जनता के साथ बातचीत करके, मैन्युफैक्चरर्स के साथ बातचीत करके ही कर रहे हैं, इसीलिए अब धीरे धीरे करके E20 पे आए हैं। अब कुछ लोग ये बोलते हैं अब ये हो गया कि E25 ला रहे हैं, जबकि E25 टेस्टिंग फेज में है, फिर बोलते हैं कि E25 को रोक दिया हमने। तो इस प्रकार से अगर कहानी बनानी है तो कहानी तो कुछ भी बन सकती है। आज की वस्तुस्थिति ये है कि हमने E20 किया है, E20 आज से नहीं, उसके पीछे एक प्रोसेस रहा है और वो प्रोसेस फॉलो हो रहा है, और आगे भी अगर करना है तो मैन्युफैक्चरर्स, कंज्यूमर्स और हर प्रकार के स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर ही करना है। अविनाश सर, सर वो कौन वाला वर्मा सर के लिए था, भाजपा के लिए नहीं था, वो उनके लिए था। मुझे भी जहां तक पता है कि GM कॉर्न हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे सर, नहीं करते। करेक्ट है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन करेक्ट है, उनको उसका बोलने बोलिए, उनको उसका बोलने। अविनाश, तहसीन जी ने जो बोला राइट है। वो जो FTA साइन हुआ है US के साथ, उसमें इट इज प्रपोज्ड कि अलाउ करेंगे DDGS इंपोर्ट फ्रॉम US, बट जो वहां जो बनता है वो मकई से बनता है। इंडिया में मकई और चावल दोनों से बनता है। जो आज का जो प्राइस है इंडिया में DDGS का, या जो मैक्सिमम प्राइस भी इंडिया में आज तक गया है DDGS का, वो कभी भी आज के दिन में सूटेबल नहीं होगा, वायबल नहीं होगा फॉर इंपोर्टर्स टू इंपोर्ट फ्रॉम US। दैट इज अनदर पॉइंट। नाउ टू क्लैरिफाई, एक मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, जो प्रदूषण की बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रदूषण बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ इथेनॉल का ना। हम लोग जब पूरा, हमको प्रदूषण अगर देखना है तो वेल टू व्हील देखें हम। जब हम शुगर केन ग्रो करते हैं या मकई ग्रो करते हैं तो थ्रू फोटोसिंथेसिस हम कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। दैट इज नंबर 1। दूसरा है कि जब हम उसको यूज करते हैं तो जैसा मैंने बताया, ऑक्सीजन के कारण एमिशंस कम होता है। आप अगर इसको EV से कंपेयर करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप प्रदूषण करते हैं। इंडिया में 65% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम कोल। अगर हम कहीं पे दिल्ली में अगर EV चला रहे हैं तो यहां प्रदूषण नहीं होगा, बट जहां पे ये बिजली जनरेट करते हैं वहां प्रदूषण होगा। दूसरी बात, तहसीन जी ने जैसे इंपोर्ट पे काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात किया, इंपोर्ट कम होगा मेरा। अगर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, आई एम टोल्ड 55 to 65% ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट होता है। तो क्या हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएं? क्या हम अपने देश में अपने किसानों को मदद करें और एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खड़ा करें और हमें जनरेट करें एम्प्लॉयमेंट और रूरल डेवलपमेंट करें? इसलिए E20 के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट। और ये मिस इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड कम्युनिकेशन जो चल रहा है मार्केट में, उसके कारण इतना इंपॉर्टेंट E20 प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर दें, दैट इज नॉट फेयर। नहीं, बिल्कुल, आपको मैं इसीलिए आमंत्रित भी किया ताकि इसके संतुलित पहलू को रखा जाए। अरुण मथुरा साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं संक्षिप्त में, फिर ब्रेक पे मेरा ये मानना है हमें एक फ्यूल को दूसरे फ्यूल से कम्पीट नहीं कराना है। जहां तक फ्यूल पॉलिसी है कंट्री की, वन फ्यूल वन कंट्री नहीं है, इट इज अ रेनबो कोलिशन, ऑल्दो देयर इज नो रेनबो कोलिशन इन द कंट्री एट द मोमेंट। आप देखिए, अगर पैसेंजर व्हीकल में देखें 28% CNG है, 8% इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, और साथ में हाइब्रिड 4% है, पेट्रोल कोई 45 है और डीजल 20 है। तो डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल
डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द व्हीकल इट हैपेंस। जहां तक कैफे नॉर्म्स की बात आती है, जो सबसे बड़ा एक स्टेप नेक्स्ट गवर्नमेंट का है, स्पेशली फॉर पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स में जाएगा, एक इमिशन स्टैंडर्ड्स है उसमें है। तो पेकिंग ऑर्डर में हर किसी का एक योगदान है। वी डोंट हैव टू प्ले वन फ्यूल अगेंस्ट द अदर। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि इस समय कस्टमर डिसाइड करता है कि कौन सी गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए, ईवी चाहिए, हाइब्रिड चाहिए। थ्री व्हीलर की बात करें, वहां पेट्रोल है ही नहीं आज की तारीख। आपको हैरानी होगी सुन के कि 100 में से इस समय जो प्रोड्यूस हो रहे हैं 5 गाड़ी पेट्रोल की हैं। तो फ्यूल का मिक्स भी चेंज हो रहा है और मिक्स व्हीकल के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो एक स्ट्रेटेजी है सरकार की, एक बड़ी सोची हुई स्ट्रेटेजी है। और एमिशंस में ऑटो इंडस्ट्री का सिर्फ एक कहना चाहूंगा, ये नहीं कि मैं ऑटो इंडस्ट्री को डिफेंड कर रहा हूँ, ऑटो इज ओनली इंडस्ट्री ओनली कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ एमिशन। देयर आर इनफ थिंग्स टू फॉलो ऑन, ऑटो इंडस्ट्री को भी करना है। तो ये अपने आप में अलग अलग फ्यूल पॉलिसी अलग अलग जगह पे करेंगे। वी हैव टू टेक अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच। इट इज नॉट एथनॉल वर्सेस सीएनजी और काफी सीएनजी संतुलित नजरिए यहाँ पे रखना होगा। आपको बीच में रोक रहा हूँ चूंकि हमें ब्रेक पे जाना होगा। ब्रेक पे लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे लेके एक नया विवाद छिड़ गया, वो है कि कच्चे तेल के दाम कम होंगे तो एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो होते हैं उनके दाम कम होंगे, ज़रूरी नहीं है। ये दरअसल सरकार के FAQs के नंबर 8 से ये बातें निकाली जा रही है। इस बातों का इंटरप्रिटेशन क्या सही है, इस पर चर्चा करेंगे। शहजाद साहब आपके पास भी आऊँगा, बाकी मेहमान के पास भी आऊँगा। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। मिला हुआ पेट्रोल जब बेचने की बारी आई तो सरकार अलग अलग दलीलें दे रही थी। उसमें से एक दलील कई बार ये दी गई कि पेट्रोल में जब एथनॉल मिलाएंगे तो आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, क्योंकि कच्चे तेल का इंपोर्ट महंगा होता है, कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इस एथनॉल वाले मुद्दे पर सरकार ने जब FAQs जारी किया तो FAQs के पॉइंट नंबर 8 में जब ये सवाल था कि क्या एथनॉल मिला हुआ पेट्रोल सस्ता होगा प्योर पेट्रोल के मुकाबले, तो इस पर सरकार का जवाब ये था कि ऐसा नहीं है। अगर कच्चे तेल के दाम $120-130 प्रति बैरल के आसपास रहेगा तभी आपको एथनॉल मिला हुआ पेट्रोल सस्ता होगा, वरना सस्ता नहीं होगा। शहजाद पूनावाला साहब, आखिर माजरा क्या है? नहीं, क्योंकि हम लोग जो एथनॉल खरीदते हैं वो बेस्ड ऑन रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है जो किसानों को मिलता है। अब आपकी अगर या विपक्ष की ये सोच है कि रेम्यूनरेटिव प्राइसेस MSP वाली व्यवस्था पूरी ख़त्म ही कर दे और मार्केट ड्रिवन छोड़ देना है किसानों को, तो वो आके उसको पार्लियामेंट में इस बार बताए तो हम सोचते हैं उसके ऊपर। पर वैसे तो नहीं है। हम लोग जो कॉर्न खरीदते हैं, मेज़ खरीदते हैं या राइस खरीदते हैं या शुगर केन के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस होता है। तो जब उसको प्रोक्योर करके आप 1 लीटर एथनॉल बनाते हैं, जैसे मेज़ का मुझे जो बैक ऑफ द हैंड नॉलेज है, वो 71 या 72 रुपीज़ लीटर पड़ता है एथनॉल का। अब अगर आपका क्रूड ऑयल का दाम 70 या $72 पर बैरल है, तो उस स्थिति में तो हाँ 71.86 है। तो अगर ये दाम है 1 लीटर एथनॉल का कॉर्न से, मेज से, तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो $70 या $72 पर बैरल अगर क्रूड ऑयल होगा तो उसमें तो ज़्यादा स्पेस नहीं है। हाँ, पर जब इसमें आपको इस तरीके से देखना है कि जब प्राइसेस क्रूड ऑयल के हाई होते हैं, $120-130 पर बैरल होता है, तो वो वॉलेटिलिटी से हम लोग बचते हैं। और मैं ये सारी बातें आपके चैनल पे कर सकता हूँ क्योंकि आपकी ऑडियंस भी, आपके गेस्ट भी, आपके पैनलिस्ट भी, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, वो इस बात को समझते हैं। हम लोग एक बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेस चैनल पे बैठे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो तब जाकर हमको इसका फायदा। दूसरी बात मैं कहना चाहता था, तहसीन ने जो बोला कि हम लोग अभी वो नेट इंपोर्टर बन चुके कॉर्न के, नेट एक्सपोर्टर से, वो बात उनकी सही है, मैं उनको खंडन नहीं करना चाहता उस बात पर। पर मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, जैसे कि 1 या 2 साल पहले हमने कॉर्न जब इम्पोर्ट किया तो वो कुछ 1500 करोड़ का कॉर्न हमको इम्पोर्ट करना पड़ा क्योंकि उस समय पर शॉर्टेज आई फीड की। परंतु उसके बाद हमारी जो प्रोडक्शन है कॉर्न की वो पिकअप हुई है। तो इस साल का, अगर लास्ट ईयर का या इस साल का देखेंगे तो 100 करोड़ का भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा कॉर्न प्रोडक्शन पिकअप हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगी। पर हमारा नेट गेन जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व्स बचता है, वो तो है ही ना क्रूड ऑयल के सब्स्टिट्यूशन से एथनॉल के, और वो हमारे हाथ में प्रोडक्शन, एथनॉल प्रोडक्शन मेरे हाथ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं है। आगे चल कर आएंगे। अविनाश वर्मा साहब, हाँ, अविनाश वर्मा साहब, एथनॉल मेरा किसान बना रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आ रहा है। हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बंद होने की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, इससे बचाता है एथनॉल। और ये कहना है कि अगर 100 से नीचे रहता है क्रूड ऑयल तो आप मत मानिए कि
एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता हो जाएगा प्योर पेट्रोल से। ये कैलकुलेशन कितना सही आपको लगता है? चूंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ चूंकि आपने कई सारे फायदे भी गिनाए थे एथेनॉल के। जी एग्जैक्टली, यू गॉट द पॉइंट। सिंपल अरिथमेटिक मैथमेटिक्स दोनों को कंपेयर करना फेयर नहीं होगा, बिकॉज इथेनॉल के एडवांटेजेस ओवर फॉसिल फ्यूल भी हमें देखने होंगे। जैसे मैंने बोला कि ऑक्टेन नंबर है, अगर ओएमसीज को ऑक्टेन बूस्टर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है या कम पड़ती है और वो इथेनॉल के से मिल जाता है, तो उसका एक एडवांटेज है जिसको हम लोग कॉमर्शियल वैल्यू में लगा सकते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजनेट है, तो ये एडवांटेजेस। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबको और समझने का, ये एक नेसेंट स्टेज में ये इंडस्ट्री है और नेसेंट स्टेज में इस इंडस्ट्री को हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है। आप कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम आप कहीं भी किसी देश का देख लें, चाहे वो यूएस हो या ब्राजील का ही इथेनॉल प्रोग्राम हो या इंडिया, यू नीड टू हैंड होल्ड इन द लॉन्ग रन। जैसे आप ब्राजील का एग्जांपल दे रहे हैं, ब्राजील में प्योर इथेनॉल का प्राइस हमेशा पेट्रोल के प्राइस से कम होता है और वो टाइम आएगा। बट आज जब हम बात कर रहे हैं तो शुरुआती में अविनाश जी, मैं आपकी इस बात से पता नहीं कितना आपकी इस बात से कितना सहमत हूं, आप ही बताइएगा, एक दर्शक भी बताएंगे कि एक कार खरीदने वाला व्यक्ति कार के पैसे देता है, रजिस्ट्रेशन टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है, और अब आप चाहते हैं कि फार्मर को जो पैसा दिया जो भी कार वाला ही दे दे, पैसा कुछ मदद कर दे। not exactly, I'm not saying that कि वो कार पे पैसे वो दे दें। मैं अग्री करता हूं कि एक इंडिविजुअल सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर आफ्टर अ हाउस परचेज वो शायद करता है अपनी गाड़ी पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड देयरफॉर वी नीड टू 80 to 90% ऑटो जो 80 to 90% कारें जो खरीदी जाती है अविनाश सर, वो लोन लेकर खरीदी जाती है। यस सर, अग्रीड बिल्कुल। यहाँ पे कितना का फर्क पड़ रहा है, जैसा जरूरत होती है लोगों की। हाँ, अरुण मल्होत्रा, ठीक है, चूंकि समय कम इसलिए बीच में रोक रहा हूं। अरुण मल्होत्रा साहब, इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? नहीं, इसमें सिर्फ यही कहूंगा कि सर, इसमें सिर्फ मेरा यही कहना है कि पॉलिसी करेक्ट है, फ्यूल प्राइसेस वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में चेंज होते रहेंगे, तो यू एक इंपल्स पे रोज के रोज चेंज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को प्राइसेस स्टेबलाइज करनी पड़ेगी। लॉन्ग रेंज में हमें अपना इंपोर्ट बिल घटाना है और उसके लिए एथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। अब एथेनॉल को किस तरह से करना है यूटिलाइज फ्लेक्स फ्यूल से, ये वो हमें स्ट्रेटेजी करनी है, पर सरकार की बड़ी क्लियर है एंड आई थिंक द राइट पॉलिसी। इट इज नॉट वन फ्यूल स्ट्रेटेजी, इट इज हॉर्सेस और कोर्सेस। जिस तरह की जरूरत होगी उस तरह से करेगी अक्रॉस सेगमेंट सरकार। एक सवाल और अरुण मल्होत्रा साहब से पूछूं, फिर तहसीन आपके पास जाऊं मैं, कि ऐसा क्यों ना करे सरकार कि एक रोड मैप बना दे कि 2030 तक हम 20% तक चलाएंगे, 2050 पे हम जाएंगे, 2040 पे जाएंगे तो 25% कर देंगे, इतने पे जाएंगे तो हम 30% कर देंगे, ताकि कार बनाने वाली कंपनियां भी अपने इंजन का उसी ढंग से अपनी तैयारी करें, अपने जो असेंबलिंग प्लांट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उसको उसी हिसाब से तैयार करें। मैं आपकी बात को मानता हूं कि थोड़ी स्ट्रेटेजी मिड टर्म लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस विद टाइम। कल अगर बैटरी पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो जाती है और हमारी पावर जनरेशन थर्मल की जगह इलेक्ट्रिक से यूज होती है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक से यूज होती है, गेम चेंजर होता है। तो इस तरह से बिल्कुल लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं कर सकते, और हर फ्यूल व्हीकल में नहीं चलता। आपके ट्रैक्टर में, अर्थविंग इक्विपमेंट में, हेवी ट्रक्स में दरअसल वो भी एक बड़ा सवाल है अरुण मल्होत्रा साहब, दरअसल वो भी एक बड़ा सवाल है कि आप ईवी पे जा रहे हैं, सीएनजी पे जा रहे हैं, एथेनॉल पे जा रहे हैं, इतने सारे आप गाड़ियों का मिक्स करके लाए हैं कि अब कार कंपनियां सोचती हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कस्टमर किधर चला जाए। ये भी एक बड़ा सवाल होगा पूरे ऑटो सेक्टर के लिए। तहसीन साहब, इतनी अच्छी डिबेट हो गई, सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए, अपना विरोध वापस ले लीजिएगा। सर मैं आपके माध्यम से वापस नहीं लेंगे, सुन लीजिए आपके सामने कह रहे हैं। हुकूमत में है, हम आम आदमी हैं, हम पब्लिक है सर, लेकिन आपके माध्यम से मैं भाजपा को और वर्तमान सरकार को, मौजूदा हुकूमत को एक सजेशन देना चाहता हूँ। शायद ये हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ये अडल्ट्रेटेड फ्यूल की वजह से, ये नितिन गडकरी साहब कह रहे, तो सर आप
आपको किसी कोई व्यक्ति नहीं पता जो खुद के घर से अडल्ट्रेटेड फ्यूल ला रहा है। हो सकता है कि फ्यूल पंप्स, पेट्रोल पंप्स रूरल भारत में ये अडल्ट्रेट कर रहे हो और ये फिर और समस्या बढ़ रही हो। सर, इसका समाधान आप लोगों को करना है, वर्तमान सरकार को करना है। हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं आप हमें हिस्सा बनाइए, हमसे बातचीत कीजिए और अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका समाधान निकालिए सर। प्रॉब्लम है तो इसका समाधान निकाले, लेकिन ठीक है, मतलब एथनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ कोई नहीं, इसके कई सारे फायदे हैं। जी सर। कुछ कम्युनिकेशन के इश्यूज रहे होंगे, कुछ इम्प्लीमेंटेशन के इशू रहे होंगे, लेकिन आगे चल के चीज़ें और ज़्यादा तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन काफ़ी बेहद और कह सकते हैं कि उपयोगी चर्चा हुई आप लोगों से साथ, और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंधी आवाज़। नमस्कार।